मित्रों, आज के बीच हमारा जो मुख्य वक्तव्य है, मुख्य वक्ता हैं ऐसे शैलेंद्र प्रताप जी ने हम लोग का आग्रह स्वीकार किया। और आपको बताते चले, जो लोग उस इलाके से नहीं हैं, बैसवाड़ा बहुत ही एक फर्टाइल लैंड है जहाँ तक साहित्य की बात है, जहाँ पे अमृतनाथ नागर जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जैसे साहित्यकार हुए। हमें उन्हें देखने का अवसर तो नहीं मिला, लेकिन शैलेंद्र प्रताप जी उसी क्षेत्र से आते हैं, आज हमें उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप प्रोफेशन से वैसे आईपीएस अधिकारी रहे, हमें पता है पुलिस सेवा में किस प्रकार के कामों से जूझना पड़ता है, लेकिन उन सब झंझावातों से जूझते हुए भी वो जो कवि का, लेखक का, साहित्यकार का हृदय है वो आपने पाया है, और उस पे लगातार उस पे ही आप काम करते रहे। आप 1954 में रायबरेली के बैसवाड़ा क्षेत्र में रणमऊ में पैदा हुए। उसके बाद आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी हायर एजुकेशन किया, बाद में पुलिस सेवा में आए, और अंत में आईजी रेलवे, बीच में कई सारे जिलों में आप आईपी एसपी रहे, और आईजी रेलवे से आप रिटायर हुए। इसके साथ साथ आप साहित्य सृजन करते रहे। 2003 में उसी साहित्य सृजन की वजह से राष्ट्रपति की तरफ से माननीय राष्ट्रपति की तरफ से सराहनीय सेवा का मेडल, राज्यपाल महोदय की तरफ से साहित्य शिरोमणि और प्राइड ऑफ उत्तर प्रदेश से भी आपको सम्मानित किया गया। अपनी साहित्य यात्रा में आप पूरी दुनिया में घूमे, और करीब 25 देशों में आपने अपनी बात जाके कही है, विभिन्न सेमिनार में और संगोष्ठियों में। और लंबे समय से, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लेखन करते रहे। और अवध में राणा भयो मर्दाना, ये जो आज का शीर्षक है, इस शीर्षक से भी आपने पुस्तक राणा बेनी माधव पर लिखी है। गौतम बुद्ध पर भी आपकी 3 पुस्तकें हैं, बुद्ध के बढ़ते कदम, जिसे वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित किया था, दुख की दवा और बौद्ध साधना। और जो बैसवाड़ा क्षेत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं कि साहित्य की उर्वरा भूमि है, वो उस बैसवाड़े की लोक संस्कृति पर भी, और बैसवाड़ा का वैभव और क्रांतिकारी बैसवाड़ा, इस पर भी आपने इस नाम से भी पुस्तकें लिखी हैं। ऐसे शैलेंद्र प्रताप जी हमारे बीच में हैं, और मैं आग्रह करूंगा शैलेंद्र प्रताप जी से कि वो राणा बेनी माधव, बैसवाड़े का इतिहास और जिस प्रकार से भी विषय को आगे ले जाना चाहिए, हम सब लोग आतुर हैं आपको सुनने के लिए। शैलेंद्र प्रताप जी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है शायद? बस एक बार कंफर्म कर दें। जी बिल्कुल साफ है जी। जो थैंक यू आप सभी यहाँ जितने भी लोग इस वेबिनार से जुड़े हैं उनका मैं सादर अभिवादन करता हूँ। विषय के संबंध में जैसा अभी सुभाष जी ने काफी डिटेल में बताया कि हमारे जनजन में तो राणा जी है ही हैं। मैंने मेरा अभी उनसे बात भी यही हो रही थी कि मैंने ये कोशिश की है कि जनजन में तो हैं, लेकिन केवल जनजन से ही नहीं, थोड़ा इतिहास में भी खोजा जाए। तो मुझे अपने को ये कहने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि काफी कुछ इतिहास में भी राणा है, बस हम लोगों को उन्हें थोड़ा सा एकत्रित करके, हम लोगों को थोड़ा सा उस संबंध में काम करके, जो बीच में एक कोहरा सा जमा हुआ था उनके बारे में, उसको साफ करके उसे आगे लाना है। तो मैं अपनी बात मेनली 5-6 ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनके केंद्र में रखते हुए करना चाहूंगा। पहला तो एक कर्नल श्रीमन की किताब है, जर्नी थ्रू अवध। ये जब अवध में घूमे हैं, रेजिडेंट थे, तो ये उनकी किताब है, और जिनमें उनका राणा साहब से मुलाकात भी होती है, बातें होती हैं। एक जनरल होपग्रांट जो मेनली अवध को ही, लखनऊ के आसपास के इलाके को ही डील कर रहे थे, उनके संस्मरण है इंसिडेंट्स ऑफ सिपाहीवार, उसमें राणा है। तीसरा तथ्य है म्यूटिनी बस्ता है, ये आर्काइव्स में मिल जाएंगे, मिला है उसमें तमाम अभिलेख हमने देखे। और इसी तरह एक युद्ध संवाददाता विलियम रसेल की डायरी है। ये युद्ध संवाददाता जनरल कैंपबेल के साथ, जो बाद में जिन्हें लॉर्ड क्लाइव की उपाधि दी गई थी, उनके साथ हमारे रायबरेली के ऑपरेशन में थे। मुझे ये किताब भी मिल गई, ये किताब मेरे पास है, इसका मैंने ट्रांसलेशन भी किया। इसके अतिरिक्त एक किताब सुरेंद्र नाथ सेन जी को वर्ष 1956 में भारत सरकार ने लगाया कि 1857 के बारे में खोजबीन करें, और उन्होंने 1857 जो किताब लिखी है उसमें भी राणा जी का काफी अच्छे से उन्होंने इस पे शोध किया है, वो है।
और अभी कुछ दिनों पहले ही स्वतंत्र ये 1857 की 150वीं वर्षगांठ पर 2-3 कविताएं बहुत अच्छी आई। तो छठा मेरा था कि ये पंकज राज जी हैं, जो सीनियर IAS अफसर हैं, बहुत अच्छे कवि हैं, उनकी एक कविता है जिसके केंद्र में राणा साहब है। तो मैं ये 6 इन पे ही अपनी बात रखना चाहूंगा। ये 6 स्रोत मैंने दिए जहां राणा साहब हैं। जैसा आप सबको आइडिया है कि ये क्रांति 1857, जैसे अभी सुभाष जी कह रहे थे कि लोग सिपाही वार करते हैं, बट एक बहुत बड़ी क्रांति थी। और इसके पहले और इसके बाद अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध कोई ऐसी सशस्त्र क्रांति देखने को नहीं मिली यहाँ। जरूर इसका केंद्र शुरुआती दौर मेरठ दिल्ली से हुआ, लेकिन बाद में इसका केंद्र बिंदु अवध बना और इसकी सप्लाई लाइन बैसवाड़ा हुआ, रायबरेली बैसवाड़ा। और करीब करीब 1.5 साल तक राणा साहब ने अपना झंडा बुलंद रखा, अंग्रेजों को रायबरेली से दूर रखा। तो जैसा हम जानते हैं कि 1857 स्वतंत्रता, समानता और हिंदू मुस्लिम के मध्य आपसी भाईचारे जैसी प्रेरक तत्वों से ओतप्रोत 1857 की क्रांति थी। और राणा बेनी माधव इन प्रेरक तत्वों के प्रबल समर्थक थे। जैसा अभी बता रहे थे सुभाष जी की बीरापासी के बारे में, स्वर्णकार के बारे में, तो इन्हीं तत्वों को लेकर के इवन मुस्लिम्स में वो एक तमाम उनके साथी लोग थे। तो उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन इन्हीं तत्वों को लेकर के राणा बेनी माधव भी आगे बढ़े हैं। हमें थोड़ा सा ये जरूर कभी कभी दर्द होता है, दुख होता है, इतने बड़े महानायक को हम लोग वो स्थान क्यों नहीं मिल पाया, जैसा हम आगे देखेंगे। तो मैं अपनी रखूंगा अपनी बातें, और मेरा अपना ख्याल है कि अगर हम लोग इस पे थोड़ा सा और ढंग से कुछ काम कर सकें तो निश्चित तौर पर वो अपना स्थान उनको मिलेगा इतिहास में। क्या कारण थे, इस पे मुझे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। 1857 पे ये कंपनी के लुटेरे और धूर्ततापूर्ण चरित्र के कारण ये घटना हुई थी। हिंदुस्तान वो एक व्यापारी बनकर आए और यहाँ लूटने लगे थे। लूटते लूटते वो एक तरह से अपनी सेनाएं भी कवायती फौज ले आए। एक आदेश पे सब खड़े हो गए, सब लेट गए, सब गोलियां चलाने लगे। और ये चीजें नई थी इस देश के लिए, और इसी वजह से उनके पास एक चलता फिरता घूमता तोपखाना भी मिल गया उनको, और ये उनकी विजय का एक कारण भी बना। तो ये इस देश में थोड़ा सा उन लोगों ने एक कहते हैं ना कि आए बनिया के रूप में थे और फिर धीरे धीरे वो एक शासक बन गए। लेकिन जिस तरह से 1857 में जो क्रांति हुई और जिस तरह से राणा साहब लड़े, वो निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। रायबरेली को जैसा हम देखेंगे कि करीब करीब 1500 से ज्यादा गांवों का रायबरेली, इसमें से करीब करीब 2/3 इलाका तालुकदारों के अधीन था। और जो बड़े बड़े तालुकदार हैं, खजुरगांव, शंकरपुर, डोनिया खेड़ा, कुड़ी सुदौली, तिलोई, चंदापुर, नायन, ये सब लोग थे। और ये कहीं ना कहीं इस 1857 से भी राणा बेनी माधव के अंडर में एकत्रित हुए थे। राणा बेनी माधव जी शंकरपुर, जैसा अभी डिस्कस हो रहा, तालुकेदार थे। महाराज त्रिलोकचंद से 14वीं पीढ़ी में थे। मेरे खानदानी भी थे, मेरे रिलेशन में भी थे, और मेरे यहाँ घर पे भी आए थे। हमारे घर में उनकी एक साली की शादी हुई थी, हमारे बाबा के बाबा की। तो हमारे पान खाने के लिए उनको 2 गांव मझौना और नखुलाहा भी दे गए थे। मेरे पिताजी बताते थे कि उन दोनों गांवों से वसूली भी उनके समय तक आती थी। तो हम लोगों के बड़ा खानदानी भी थे, नजदीकी बड़े संबंध थे। तो लेकिन जो मेन बात है कि ये उनके जो रिलेशनशिप थी अपने क्षेत्र के किसानों से, अपने लोगों से बहुत ही निकट के थे, पब्लिक से बहुत अच्छे संबंध थे। और इसका प्रमाण मिलता है जब हम जर्नी थ्रू अवध कर्नल श्रीमन की किताब पढ़ते हैं। कर्नल श्रीमन ने लिखा है कि जब हम उस इलाके से गुजरे तो वहां पर हम लोगों से बात हुई, तो लोगों ने कहा कि मैंने राणा बेनी माधव से पूछा कि वो लिखते हैं, मैं अगर उसको थोड़ा ट्रांसलेशन में आपको सुनाऊं, कि ये कर्नल श्रीमन ने लिखा है कि रायबरेली शंकरपुर रियासत के अंतर्गत ये शंकरपुर है, जिसमें बेनी माधव एक बड़ा ताल्लुकदार है और यहाँ से 10 मील दूर शंकरपुर में रहता है।
उन्होंने आगे लिखा कि बेनी माधव मुझसे आकर मिला, उसका तालुका एक राज्य के रूप में समझा जा सकता है। ये बात, उसका तालुका एक राज्य के रूप में समझा जा सकता है। रायबरेली अवध के सर्वोत्तम क्षेत्रों में गिना जाता है। रणा के क्षेत्र गुरबख्शगंज से गुजरते हुए कर्नल सलीमन ने लिखा, क्षेत्र सराहनीय ढंग से कृषित है और अनेक प्रकार की फसलों से आच्छादित है। हम ऐसे बहुत से गांवों से गुजरे जहां के निवासी बहुत खुश नजर आते थे। जब हम एक खुश दिखाई देने वाली किसान भीड़ से गुजरे तो मैंने साथ चल रहे बेनी माधव से पूछा, अगर आपको सरकार के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़े तो क्या लोग मुसीबत में आपका साथ देंगे? अवश्य, उसने उत्तर दिया। ये था कि हम इतने पॉपुलर थे, इतनी अच्छी खेती हो रही थी, इतना था। उन्होंने कहा बिल्कुल ये मेरे साथ रहेंगे, और ऐसा हुआ भी। तो इस तरह का प्रश्न कर्नल स्लीमन ने उनसे किया, जैसे लग रहा था दोनों एक दूसरे को तौल रहे हैं कि अगर आगे लड़ाई हुई तो लोग कहाँ जाएंगे। तो ये था शंकरपुर में उनका अपना एक व्यक्तित्व। जहां तक तालुकदारों का उस समय पोजीशन थी, जब अंग्रेजों ने जब आए और ये हमारा जो लखनऊ के नवाब थे इनको हटाया, तो जिस तरह से उन्होंने लूट खसोट चालू की, उससे ये लोग बहुत दुखी हो गए। और इन्होंने, ज्यादातर लोगों ने, विशेषकर बेनी माधव के नेतृत्व में इसका विरोध चालू किया, क्योंकि वो किसानों पे डायरेक्ट बहुत ज्यादा लूट खसोट लगान के रूप में करते थे। एक हमारे बचपन में हम लोगों ने इस बारे में एक छोटी सी कुछ लाइनें सुनी थी कि जैसे यहाँ इनकी जो राणा बेनी माधव के ननिहाल थी वो नायन में थी। नायन कनपुरियों की एक रियासत है वहीं रायबरेली में ही, तो नायन में थी। तो वहां क्या खबर कराई गई कि नायन खुदाए करब तलिया, करब हलाल खाब कलिया। टैक्स नहीं देते थे, तो ये उनको नायन के नवाब तालुकदार को खबर कराई गई। तो उन्होंने खबर की कि करब हलाल खाब कलिया, टका न पाई खा न लिया। तो ये था कि इन लोगों को हमें नहीं देना है, हमें इनको अंग्रेजों को बिल्कुल पैसा नहीं देना है इन लोगों को। तो ये खान अली उस समय चकलेदार के रूप में थे जो टैक्स मांग रहे थे। तो ये था इन लोगों का। और इन लोगों ने फिर जब मेरठ और दिल्ली से शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ रायबरेली के आसपास 2 चकले थे, चकले डिस्ट्रिक्ट टाइप का। इस समय जैसा आप सबको आइडिया ही है कि मुगल साम्राज्य सूबों में बटा हुआ था, सूबे फिर चकलाज में थे, चकले फिर मोहाल में थे। तो रायबरेली के आसपास 2 चकले का हेडक्वार्टर था। एक ये बैसवाड़ा साइड का था, जिसमें अब तो दूसरी तरह से डिवीजन हो गया है, लेकिन ये लालगंज साइड का इधर का पूर्वा था हेडक्वार्टर। और एक दूसरा था जिसमें शंकरपुर आता है, उसका सलोन था। तो सलोन पे पूरा सलोन का जला दिया गया। पूरा जैसे स्टार्ट हुआ और वहां के कर्नल बैरो को भागना पड़ा, वहां बिल्कुल जिला खाली करा दिया गया। जैसे ही ये शुरू हुआ क्रांति, तो ये रायबरेली में बिल्कुल नायन के जो इनके ननिहाल थे वो वहीं सलोन के बगल में ही है। तो उन लोगों ने अगुवाई की और पूरा जला दिया गया, सारे रिकॉर्ड जला दिए गए थे सलोन के। और फिर राणा बेनी माधव ने उसकी कमान संभाल ली। तो मैं अभी एक स्रोत के बारे में, जैसे मैंने भी बताया कि कर्नल स्लीमन ने जो लिखा है वो राणा के राज्य के बारे में लिखा है। अब राणा साहब ने क्या किया उसके बाद, पूरा बैसवाड़ा तो स्वतंत्र ही करा लिया, फिर ये मदद करते रहे। रेजिडेंसी में जब घेरा पड़ा हुआ था तब पूरी अपनी फौज भेजते रहे। जब वो कैंपबेल साहब रेजिडेंसी आने लगे नवंबर दिसंबर में 57 में, तब भी इनकी सेनाएं लड़ रही थी। राणा ने अपने आदमी भेजे, बाद में भी करते रहे। तो पूरे समय तक इनकी चिंता रहती थी कि लखनऊ किसी तरह से हम जीत लें। और इस बात को लेकर के जब हम देखेंगे कि ये हमारे अभी मैंने बात की जनरल होपग्रेंट की, इनकी एक किताब है इंसिडेंट्स ऑफ सिपाही वार। तो उसमें अपने उन्होंने संस्मरण लिखे हैं। अब उस संस्मरण को जब आप देखिएगा तो लगेगा कि इतने उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि जो उस समय अवध के कमिश्नर थे मॉन्टगोमरी साहब, वो इतने मैसेज भेज रहे थे कि राणा ये कर देंगे, राणा वो कर देंगे, राणा लखनऊ से कानपुर की लाइन को तोड़ देंगे और राणा पूरी लखनऊ पे कब्जा कर देंगे।
यहाँ तक कि ये तक अनाउंस हुआ है, उसमें उन्होंने स्वीकार किया है। इसलिए कह रहा हूँ कि किताबों में इंसिडेंट्स ऑफ सिपाहीवार जब कर्नल होप ग्रांट की पढ़ी जाएगी तो उसमें है सब कि राणा बिल्कुल लखनऊ को पतन के बाद मुक्त कराने के लिए बहुत तेजी से प्रयासरत थे। अब उनको आदेश हुआ, ये होप ग्रांट साहब दिल्ली से आए थे और जनरल कैंपबेल साहब यहाँ लखनऊ रुके हुए थे, तो इनको पहला प्रमोशन दिया उन्होंने ब्रिगेडियर जनरल के रूप में पहले तो दिया, और जब लखनऊ का पतन हो गया तो इनको उन्होंने मेजर जनरल बना दिया था होप ग्रांट साहब को, और इनको वापस का इलाका दे दिया गया था। तो इनको कहा गया कि देखिए साहब, ये राणा बेनीमाधव पूरे हमारा लखनऊ कानपुर के बीच में ये सब ऐसे मैसेजेस ये मानगोभी साहब भेज रहे हैं, आप जाके निपटिए। तो अभी जिसका जिक्र हो रहा था, तो ये आए हमारे बैसवाड़े में, और वहां एक योजना ये बनाई गई। पहले इन्होंने भीतर गांव को गए, वहां किला खाली मिला, डौंडिया खेरा गए, सब किला खाली मिला। फिर सेमरी के मैदान में इनको जो है घेरा गया। हुआ यह था कि सब क्रांतिकारियों ने बेनीमाधव जी के नेतृत्व में यह तय किया कि अलग अलग लड़ने के बजाय सेमरी में इनको घेरा जाए, सेमरी में लड़ाई की जाए। तो सेमरी में इनसे लड़ाई हुई होप ग्रांट साहब से, और होप ग्रांट साहब ने इसको स्वीकारा है, इस लड़ाई को, कि हमारी इस लड़ाई में क्या हुआ, कैसे हुआ, बड़ा उसमें भी किताब में लिखा है और उन्होंने बड़ी तारीफ लिखी है। लेकिन इसी बीच एक घटना हो गई। तिलोई के राजा साहब ने अंग्रेजों को टैक्स जमा कर दिया, और उसमें राणा बेनीमाधव उनको दंडित करने पहुंच गए, तिलोई चले गए। और जब तक वो सेमरी पहुंचते पहुंचते तब तक वहां जो है क्रांतिकारियों की सेना हार चुकी थी। शिवरतन सिंह उनके भाई के साथ मारे जा चुके थे। तो जब राणा पहुंचे तो फिर राणा ने रात में आक्रमण कर दिया इनकी होप ग्रांट की सेना पे। अब उनका इंसिडेंट साहब सिपाही वार में देखिए कि होप ग्रांट साहब लिख रहे हैं कि हम रात में घबरा गए, ऐसा ऐसा हुआ, और पूरे बात लिखते हैं। अब जो लिखते हैं वो कितना मजेदार है, उनकी अपनी किताब में देखिए इंसिडेंट्स ऑफ सिपाही वार में, कि सेमरी की लड़ाई के बारे में वो लिखते हैं कि 12 मई को जब पहुंचे थे, वो हुआ जब लड़ाई हुई थी, तो पूरी घटना लिखते हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि रात में जो आक्रमण हुआ उस पर वो लिखते हैं कि हमारे यहाँ आक्रमण कर दिया ऐसा लगा, और कप्तान गिब्बन जो तोपखाने के थे, गिब्बन साहब, ये बुरी तरह घायल हो गए। और वहां पे ये उनका कहना था कि हमारे 12 आदमी करीब हॉस्पिटलाइज्ड हुए। अब देखिए इतनी बड़ी होप ग्रांट की सेना, जिनको अंग्रेज जनरलों ने उनको मेजर जनरल बनाया था, अवध का इंचार्ज बनाया था, और वो लिखते हैं कि हमारे 12 आदमी तो हम घायल हुए। यद्यपि ये नहीं कहते कि हम पे आक्रमण हुआ, अगर ऐसा लिख देते तो उनकी पूरी हमारा ख्याल नौकरी खतरे में पड़ जाती। और तो ये सब नहीं लिखते, बस ये है कि ऐसा लगा कि हम पे कुछ आक्रमण हुआ है और कुछ हम लोग आपस में हो गया, और गिब्बन साहब गिर गए, उनका रिवॉल्वर उनको घुस गया और उनको चोट लग गई, और 12 आदमी हमारे घायल हो गए और हमको हॉस्पिटल भेजना पड़ा, एक आदमी मर भी गया। ये भी लिखते हैं कि हमारा एक कोचवान मर भी गया, आदमी भी मर रहा। ऐसी कौन से आपस में कुछ भिड़ंत हो गई या आपस में गड़बड़ हो गई कि आपका कैप्टन गिब्बन भी घायल हो जाता है, तो खाने एक गाड़ीवान भी मर जाता है, 12 आदमी भी आपके हॉस्पिटलाइज होने पड़ते हैं। इससे साफ है कि राणा का ये अटैक बहुत सख्त था। और इसी को जो अभी बात हो रही थी कि अवध में राणा भयो मर्दाना, पहली लड़ाई भा सेमरी में, पहली लड़ाई भा बक्सर में सेमरी के मैदाना। ये सेमरी के मैदान की वो जो लड़ाई है जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा हूँ, जिसका होप ग्रांट ने पूरा डिटेल लिखा है उस लड़ाई का, सेमरी के मैदान की लड़ाई का। और हुआ से जाए पूर्वा में भिड़ गयो तब लाट घबराना। तो ये जो पूर्वा में उन्होंने अटैक किया, तभी लाट साहब जो है घबराए और भाग के फिर होप ग्रांट साहब लखनऊ भागे। तो ये जो है बिना ये स्वीकार किए हुए कि हम पे कोई आक्रमण हुआ, ये नहीं कहते, बस ऐसा कुछ लगा कि आक्रमण हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, और कोई सांप आ गया था, और लेकिन इतने लोग घायल हो गए, ये सब कहते हैं। तो खैर एनीवे इस लड़ाई के संबंध में, लेकिन ये वहां के दुलारे कवि ने इसको लिखा कि अवध में राणा भयो मर्दाना, पहली लड़ाई भा बक्सर में सेमरी के मैदाना, हुआ से जाए पूर्वा में भिड़ गयो तबे लाट घबराना। अब इसके बाद चूंकि जैसा मैंने बताया कि लखनऊ मतलब बेगम हजरत महल जा ही चुकी थी बहराइच की तरफ, लखनऊ हमारे हाथ से निकल गया था क्रांतिकारियों के हाथ से।
तो अब राणा जिस तरह से इतनी बड़ी फौज के सामने, लेकिन अब वो जैसा अभी सुभाष जी कह रहे थे, गुरिल्लावाद उन्होंने शुरू किया। अब आगे जितने भी म्यूटनी का जो अभिलेखी साक्ष्य है पूरे ये बस्तों में है, जो अभी दर्ज है अभिलेख में आर्काइव्स में मिल रहा है, तो राणा के मतलब जहां भी कभी कोई अंग्रेज जिले के अंदर आता तो उसको भी अटैक कर देते थे। तो ये पूरा नवंबर तक करीब करीब उन्होंने किसी को रायबरेली जिले में घुसने नहीं किया, और दसियों जगह उन्होंने अटैक किए हैं। तमाम इसका म्यूटनी के तमाम बस्तों में ये सब आपको अभिलेख में मिलेगा, कहाँ कहाँ उन्होंने किया। वो एक योजना बनी, नवाबगंज ये बाराबंकी में है, वहां सब लोग की अवध के तालुकदार एकत्रित होकर लखनऊ कब्जा कराएं, लखनऊ को मुक्त कराएं। उसमें भी राणा को जाना था राणा के लिए। तो होप ग्रांट साहब ने पूरा डायरेक्ट लड़ने के बजाय पूरा रास्ता रोक दिया कि इधर से जो फौज आएंगी रायबरेली साइड से। राणा तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन नवाबगंज में तगड़ा युद्ध हुआ। छहलारी के रैकवार राजा बलभद्र सिंह बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। इसमें भी होप ग्रांट ने लिखा है कि गजब का साहस के साथ लोग लड़े। और उन्होंने कहा कि उनका ट्रांसलेशन अगर किया जाए, जो उन्होंने लिखा है कि हिंदुस्तान में मैंने अनेकों युद्ध देखे हैं और इन वीरों को जीतने और मरने का निश्चय करते हुए जो मैंने देखा है, ऐसा मैंने कभी और नहीं देखा, ये उन्होंने लिखा है। तो इस तरह से गुरिल्ला नीति अपनाते हुए अब आप देखिए, अब मैं इसके बाद जो मेन सोर्स है राणा के बारे में कि जनरल कैंपवेल को खुद आना पड़ा, जनरल कैंपवेल को, कि अब जब सबसे वो निपट लिए, जैसे कोई होता है ना कि किसी टीम के कि हॉकी का मैच हो रहा है तो सबसे बढ़िया बड़े तगड़े प्लेयर को घेरा जाए, तो वो बेनी माधव जी को इस बीच में घेरे रहे, गुरिल्लावार बेनी माधव जी करते रहे। लेकिन फिर उन्होंने बेनी माधव को पकड़ने के लिए उन्होंने बैसवाड़े पे अटैक किया। कर्नल कैंपवेल जो उनके जनरल प्रधान सेनापति थे, जिनको बाद में लॉर्ड क्लाइव की उपाधि दी गई थी, तो वो आए और उन्होंने जो है अटैक शुरू किया। अब ये जो बैसवाड़े में उनका आना है, इसका पूरा विवरण ये जनरल रसेल की डायरी में मिलता है। और उन्होंने 2 अध्याय राणा बेनी माधव पे लिखे हैं। राणा बेनी माधव के खिलाफ जो उनका ऑपरेशन हुआ है जनरल कैंपवेल का, वो उन्होंने पूरा लिखा है। तो इसलिए जो है ये भी हमारे पूरा वो किताब है। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि वो मेरे पास किताब है, और उसमें ये सर होप ग्रांट साहब को भी, जो जनरल होप ग्रांट है, इनको बुलाया गया। एक तरफ से कैंपवेल, एक तरफ से सुल्तानपुर की तरफ से इनको किधर से आइए, एक इवांस को बीच में लगाया गया, 3 तरफ से लगा करके कि चलो राणा को घेरते हैं संकटपुर में। और ये पूरा रसल साहब ने अपनी 2 अध्याय लिखे हैं उस डे में। तो जनरल रसल की डायरी जब आप हम उसका ट्रांसलेशन मैंने किया है, तो 13 तारीख को रसल के अनुसार 13 नवंबर को सुबह पकड़ते ही हम लोग अमेठी से उदयपुर की तरफ बढ़े। सीधे हम लोग संभव हुआ तो बेनी माधव को पकड़ने जा रहे हैं। 14, अब बड़ा लंबा लिखा है लेकिन मैं उसका एक संक्षिप्त में बता रहा हूँ। 14 नवंबर की डायरी में उन्होंने लिखा है कि प्रेत की तरह रात भर ताता चलता रहा। परसदेपुर के पास की नदी को पार करना बहुत रोचक रहा। पंजाब की भी ताकत हमसे जुड़ गई, मतलब पंजाब की भी सिख फौजें इस बीच में उनके पास आ गई थी। 15 नवंबर को हम लोग शंकरपुर के दक्षिण पूर्व 3 किलोमीटर दूर हैं। सर होप ग्रांट सलोन की तरफ से आ गए हैं, और मेजर बैरो जो ये सलोन के थे, मेजर बैरो साहब जो सलोन, मैंने बताया 2 चकला थे, सलोन और पूर्वा, तो मेजर बैरो सलोन को देख रहे थे। तो इन्होंने शर्त रख दी कि सरेंडर करो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो इसी सरेंडर करने की बात को ये मान रहे थे, और पूरा किला घेर लिया गया था, सब कुछ था। अब देखिए, ये कोई ऐसा नहीं कि जैसा अभी हो रहा था कि रायबरेली की जनता कहती है, ऐसा कुछ नहीं। ये खुद जो है रसल ने लिखा है। क्या लिखते हैं कि जब घिरे हुए कि अब ये मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ रसल की किताब के बिंदुओं को। बेनी माधव बाहर निकला, अपने सब खजाना, तोपे, औरतें और सामान के साथ धीमे धीरे अंधेरे में वह सर होप ग्रांट की दक्षिणी पिकेट्स की ओर से पश्चिम को चला गया। फिर वह एकदम घूमा और पूरब को चला गया। देखिए, पूरा ये तक लिख रहे हैं कि कहां से किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है।
और 3 तरफ से अंग्रेजी सेना घेरे हुए है, जिसमें उनके प्रधान सेनापति कैंपबेल भी हैं और अवध के जो प्रभारी हैं पूरे वो जनरल होपग्रांट भी हैं। और वो लिख रहा है रसेल जो उनके साथ है कि सर होपग्रांट की दक्षिणी पिकेट की ओर से पश्चिम को चला, फिर वह एकदम घुमा और पूरब चला। ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। अब कितने आश्चर्य की बात है कि इतने लोगों के, इतने जनरलों, इतनी सेना और इसके बीच से एक उनका जो जिसको पकड़ने आ रहे हैं वो क्रांतिकारी निकल कर जा रहा है। इसके बाद लिखते हैं कि बेनी माधव के जाते ही जनता का रोष उमड़ पड़ा। रसेल को ऐसा जान पड़ा मानो संपूर्ण क्षेत्र में विद्रोहियों की बाढ़ आ गई। ये है राणा बेनी माधव का अपनी जनता पर होल्ड, अपनी जनता का प्यार। जो रसेल लिखता है, हम इसीलिए कह रहे थे कि हम पब्लिक की बात को तो अपनी जगह जो है वो तो है ही, उसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतिहास में वो लिखता है रसेल कि मानो संपूर्ण क्षेत्र में विद्रोहियों की बाढ़ आ गई। खैर वो लिखते हैं कि हम लोग सीधे किला पहुंचे, किला खाली था, वहां कोई नहीं था सिवाय कुछ बूढ़े बीमार लोगों के, पुजारी, गंदे फकीर और एक पागल हाथी और कुछ बैल तोप थे। मैं घोड़े पर सवार होकर बाहर निकला, लेकिन जंगल इतना घना था कि हताश हो उठा। मैंने बताया कि जंगल के बीच में ही लोग किला बनाते थे। मैं किले गया हूँ, उस किला का मैंने भी भ्रमण किया है। सच में बेनी माधव ने अपने लिए जो महल बनवाया था वो इतना सुंदर था कि पूरी जिंदगी उसमें गुजारी जा सकती है। ये रसेल लिखते हैं, इतना सुंदर महल था कि वो पूरी जिंदगी उसमें गुजारी जा सकती थी। मंदिर की भव्य भव्य कलाकृतियों में से एक हाथी मैंने लिया। इन्होंने एक हाथी भी उठा लिया और टेंट में रखे बॉक्स में मैं उसे लपेट लिया। ये एक ले जाना चाहते हैं। देखिए छोटी सी अपनी लूट कह लीजिए, चोरी कह लीजिए, उसको स्वीकार भी करते हैं। तो ये कह लिखते हैं पूरा इलाका विद्रोहियों की तूफानी लपेट में है। मैंने ये भी लिखते हैं कि मैंने सुना कि एवलैक जो अपनी छोटी सी फौज लेकर गुजर रहा था पुराई गांव से, तो वहां भी विद्रोहियों पर उनके ऊपर विद्रोही टूट पड़े और उनको काफी नुकसान किया गया। तो ये इस तरह से बेनी माधव तो निकल गए। अब आगे इनका ये है कि कुछ इन्होंने अनाउंसमेंट किए, कुछ राजे महाराजे, जैसे रास्ते में जब आ रहे थे तो अमेठी के राजा ने भी सरेंडर कर दिया, कुछ और लोगों ने भी सरेंडर किया। बेनी माधव नहीं माने, लेकिन आगे इन लोगों को सूचना मिली कि बेनी माधव जी बछरावा की तरफ हैं। तब ये आगे लिखते हैं कि हमारा 19 नवंबर को हम फिर अवध के बेहतरीन उपजाऊ इलाके के बेहतर हिस्से से गुजरे। हम हजार हजार आंखों से देख रहे थे, कहीं भी कभी भी मिल सकता है बेनी माधव। तो हम लोग बछरावा जाने के लिए हम पहले रायबरेली के समीप पहुंचे, एक पुराना मशहूर शहर। अवध के शानदार दिनों में इसका उल्लेखनीय स्थान था, बेहतरीन शहर। अब यह बर्बाद हो रहा है। रात गर्म थी। नवंबर 21 की डायरी में लिखा है कि मैं बेनी माधव या अवध की बेगम की तरह नहीं हो सकता, क्योंकि बैसड़ा की समस्त भीम इन दोनों के साथ है। ये देखिए ये बात जो लिखी है, क्योंकि बैसवाड़े की समस्त भूमि इन दोनों के साथ है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि हमारे सिपाहियों को भी इनसे कट्टर नफरत है, और मैं इसे भी स्वीकार करना चाहूंगा, और मेरा मन भी ऐसा ही है। ये देखिए हमें भी कट्टर दुश्मनी लग रही है और मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। रात बहुत ठंडी है। हम बेनी माधव का पीछा कर रहे हैं, कहीं आग से ओझल न होने पाए, और इस काम में एवलाग लगे हुए हैं। अब 22 नवंबर को लिखते हैं कि अब हम कानपुर की तरफ चल रहे हैं बछरावा से। तो आगे उन्होंने कानपुर की तरफ गए। कानपुर की तरफ जो सई नदी है उसका विस्तृत वर्णन उन्होंने किया है। और फिर आगे उन्होंने लिखा है कि हम लोग कैसे पहुंचे। और राणा बेनी एक्चुअली उस समय दूत दोनों तरफ से काम कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि राणा को पता नहीं था जब संकटपुर में उन्होंने घेरा गया है कि हमारे पास घेरा नहीं जा रहा है, लेकिन पहले वो लड़ना चाहते थे, इसीलिए वहां से नहीं निकले। लेकिन जब बाद में उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा फोर्स हम आउटनंबर्ड हो गए, तब वहां से निकले और उनके बीच से निकले। अब इनके भी दूत इनको सूचना दे रहे थे कि राणा इस समय यहाँ होते हुए भीरा आदि में अटैक करते हुए, इस रास्ते में जो मिलता था खूब अटैक किया। कई अटैक के किस्से हैं अंग्रेजों की, जो भी कहीं सिपाही सेना मिली उस पर बहुत अटैक किए। तो आगे अब वो डोंडिया खेरा की तरफ राणा चले गए थे। तो ये लोगों ने डोंडिया खेरा में जाकर के उनको घेरा। तो डोंडिया खेरा की लड़ाई का विस्तृत वर्णन जो है रसेल ने किया है। अगर आप रसेल की किताब को देखेंगे तो लगेगा कि राणा कितने बहादुर थे, किस तरह से उन्होंने डोंडिया खेड़ा की लड़ाई जनरल कैंपबेल और इन लोगों को, मतलब इन सब जितने बड़े बड़े जनरलों के साथ, होगलैंड वगैरह के साथ लड़ी है। कितना लगता है कि
मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली लड़ाई है। तो मैं नवंबर 23 को, अब हमने रसल लिखते हैं कि आखिरकार राणा को घेर ही लिया। अब डोंडिया खेड़ा की स्थिति ऐसी है, वो बक्सर का गंगा नदी का किनारा है और पीछे की तरफ से मतलब नदी के उस पार से कानपुर से तमाम फोर्स ने घेर लिया था, उधर राणा नहीं जा सकते थे और इधर से तीनों तरफ से उनको घेर लिया गया था। अब राणा जो है केवल ये था कि अब राणा के लिए लड़ो और जो भी करके या जैसा भी है, इन लोगों का था कि अब राणा कहाँ से निकलेंगे, ये रसल लिखते हैं। और एवलाग ने खूब भूख पालन हुआ। बेनी माधो का, अब बेनी एवलाग बार बार सूचना भेज रहे हैं यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, तो खैर वो इन्होंने 23 तारीख को इन्होंने लिखा है। अब नवंबर 24 को जो लड़ाई है उसका अंतिम उनकी डायरी का वो है कि मनुष्य अब लिखना शुरू कर देते थे फिलोसफर की तरह कि मनुष्य की आशाएं कितनी बेकार सिद्ध होती हैं, खासकर ऐसी आशाएं जो इस पर टिकी होती है कि दुश्मन को सोता पकड़ लो। ये शुरू से फिलोसफर की तरह उस दिन को लिखते हैं। आगे लिखते हैं, ऐसी लड़ाई हुई, हमने पहले भी कई लड़ाई लड़ी है, लेकिन यह सत्र कुछ दैत्यवत सा है। ये रसल लिखते हैं, देखिए ये उन्हीं का ट्रांसलेशन है, हिंदी में मैंने किया है। इस लड़ाई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हमारे कैंप सहायक और नौजवान अफसरों की जेबें रुमालों से भरी हुई, इसलिए नहीं कि उनके आंखों कोचनी है, बल्कि इसलिए कि तलवार की मूठ पर पकड़ मजबूत रहे और पूरी ताकत से वार हो। अच्छा, फिर आगे खैर ये तो चलता रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा है इसके बारे में, लेकिन बाद में वो लिखते हैं कि जब लड़ाई का जो वर्णन करते हैं वो कमाल का लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि एक गोला जो है फिर लड़ाई शुरू होती है और रसल ने पूरा डिटेल लिखा है और उसमें ये मतलब यहाँ तक कि कैंपवेल बच गए, मतलब तोपें चलती हैं दोनों तरफ से और फिर कैंपवेल उसमें से बच जाते हैं। एक गोला बिल्कुल पास उनके आकर के तोप का उनके गिरता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा इनकी फोर्स ज्यादा डिसिप्लिन है, ज्यादा अच्छे वेपन्स हैं, ज्यादा अच्छा तोपखाना है, ज्यादा फोर्स है। अब वो एक है और वो दोनों चारों तरफ से घिरे हैं और फिर इसके बावजूद भी देखिए कि वो आदमी लड़ रहा है। डोंडिया खेड़ा में खूब बड़ी देर तक लड़ाइयां हुई दोनों तरफ से और खूब फायरिंग हुई है, तमाम लोग इनके मरे हैं। वो लिखते हैं कि हमारे बहुत लोग मरे और इस तरह से अब इसके बावजूद भी राणा को ये पकड़ नहीं पाते हैं और फिर लिखते हैं कि राणा जो है बड़ी घंटे की लड़ाई के बाद फिर हमें धूल का उड़ता दिखाई देता है और गंगा नदी के किनारे राणा आगे बढ़ते हुए लगता है चले जाते हैं बाईं तरफ, दाईं तरफ, कुछ दाईं तरफ भी जाते हैं, कुछ लोग दाईं तरफ जाते हैं। उनको ये लोग आदेश देते हैं पकड़ो। अब इनके भी घुड़सवार हैं लेकिन कोई पकड़ नहीं पाता है, कहीं कोई है कुछ नहीं है, चारों तरफ से घिरे हैं, लेकिन कैसे निकलते हैं, क्या चीज करते हैं इतनी सेना के साथ और राणा जो है वो निकल जाते हैं वहां से। तो ये रसेल की डायरी से बड़ा डिटेल हम लोगों को विवरण मिलता है। जैसा मैंने कहा कि मैंने कर्नल स्लीमन को लिखा, म्यूटनी बस्ते को देखा, ये तीसरा सोर्स कर्नल डायरी का है उनके। अब इसके बाद जो है अगला शुरू होता है कि बाराबंकी, ये लोग बाराबंकी बहराइच होते हुए राणा पहुंच जाते हैं बहराइच बॉर्डर पर। वहां बेगम हजरत महल भी हैं, नाना सब लोग हैं जितने भी। धीरे धीरे क्या किया अंग्रेजों ने कि धीरे धीरे सबको जगह जगह से उधर की तरफ ही ढकेलते गए ताकि नेपाल उनके फेवर में था, राणा जंग बहादुर उनके फेवर में थे और उन्होंने उधर की तरफ तो वहां पहुंच जाए और जंग बहादुर जी निपटे और सबको मतलब मर जाएं तो सब मारे जाएं वहां। इस तरह से हम नहीं निपट पा रहे हैं तो जंग बहादुर जी निपटे, तो वो पूरा बहराइच की तरफ उन्होंने ढकेला बॉर्डर पे, नेपाल के बॉर्डर पे। और नेपाल बॉर्डर पे भी राणा के बारे में ये है कि राणा लड़ते रहे। अब यहाँ मैंने अभी आपको बताया कि 1956 में सुरेंद्रनाथ सेन को लगाया गया कि लिखें और वो आप किताब पढ़िए तो उसमें से उन्होंने राणा के बारे में लिखा है कि वो वहां गोरखा फौज से लड़ते हुए मारे गए। अब ये जैसा अभी सुभाष जी कह रहे थे कि कहानियां हैं, यहाँ की विदंतियां हैं कि रायबरेली में घूमे, लेकिन एक इतिहासकार ने जो शोध किया है, इतनी बड़ी किताब लिखी है, उनका कहना है कि राणा वहां मारे गए। तो ये एक छोटा सा विवरण है जिसके बारे में पूरा डिटेल उन्होंने लिखा है सुरेंद्र सेन साहब ने। तो उसके बाद जो है तो मैंने बताया कि वो भी एक किताब इस संबंध में बहुत अच्छा स्रोत है। अब जो मुझे आश्चर्यचकित करने वाली एक बात रही है इस पीरियड में, वो रही है पंकज राग
जी की 150 वर्ष पे जब रायबरेली का गौरवान्वित हुआ, उन्होंने कविता लिखी है ये 1857 की 150वीं वर्षगांठ पर, जो 2 कविताएं बड़ी इम्पोर्टेंट आई हैं। उसमें पंकज राग जी की कविता है, राणा बेनी माधव को उन्होंने उसमें केंद्र में रखा। राणा बेनी माधव को नहीं लिखा, उन्होंने तो लिखा है कि क्रांति पे लिखा है, लेकिन उस कविता को देखिए, उसके प्रतीक के रूप में जो उसके बीच में है, वो उसमें उन्होंने राणा बेनी माधव को लिखा है। तो जैसा उन्होंने ये मैंने दुलारी कवि के मैंने बताया था, उस कविता को मैं आपको पढ़ देता हूँ, पूरी कविता क्या है, और उसके बाद पंकज राज जी की मैं करूंगा। मैं बहुत जल्दी खत्म करने की कोशिश कर, इतना लंबा है, इतनी बड़ी चीज है राणा बेनी माधव को, कि मैं जल्दी में खत्म करने में बड़ा मुश्किल हो रही है। कविता यह है, अवध में राणा भयो मर्दाना, पहल लड़ाई भा बक्सर में सिमरी के मैदाना, हुआ से जाए पुरवा में भिड़ गयो तबे लाट घबराना, और नक्की मिले मान सिंह मिल गए। नक्की ये चीफ मिनिस्टर थे लखनऊ वाले, अवध के बेगम हजरत महल के, वो मिल गए। मान सिंह ये मिल गए, ये वाले अयोध्या के मान सिंह राजा हैं। मिले सुदर्शन काना, ये सुदर्शन जी हमारे रायबरेली में चंदापुर स्टेट के हैं, राजा थे। छत्री वंश एक ना मिली हो, जाने सकल जाना, और भाई बंधु कुटुंब कबीला सबको करो सलामा, और तुम तो जाए मिलन गोरन से हम का है भगवाना। ये देखिए, ये लाइन है, तुम तो जाए मिलो गोरन से हम का है, तो हाथ में थोड़ा चला मस्ताना, कहे दुलारे सुन पे मेरे प्यारे, यो राणा की यो पयाना। तो इस तरह से राणा आगे बढ़े। अब पंकज जी लिखते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अपनी कविता की लाइनें कुछ उसके बीच में, बहुत लंबी कविता है। आप लोग अपना आप लोग साहित्य से जुड़े हुए हैं, इतिहास से जुड़े हैं, कविता पर देख लेंगे। लेकिन उन्होंने लिखा कि लड़े क्योंकि उम्मीद जिंदा थी, खतरे साफ हो तो उम्मीद जिंदा रहती थी, और ये 150वें वर्ष बाद भी नजर आने चाहिए खतरे, स्पष्ट दिखाई न दे तो उन्हें खोजना चाहिए, उस अंग्रेज सिपाही की तरह जो अवध की रातों में तुम कहाँ छिपे हो बेनी माधो, के गीत गाते हुए सुबह का इंतजार करता था। ये देखिए, उन्होंने अपनी कविता में बेनी माधव को लिया। इसका मतलब है कि अब नए समय में लोग बेनी माधव की महत्ता को स्वीकार करने लगे। मैं ये इसलिए इस कविता को विशेष रूप से उद्धृत करना चाहता हूँ। और ये जो बेनी माधव को कह रहे थे ना, कि बीच में शायद सुभाष जी कह रहे थे कि ढूंढते हैं लोग, तो ये गीत पूरा ये था कि बेनी माधो जो अंग्रेज सिपाही ढूंढ रहे थे, उनका गीत है। अरे तमाम दिवस तुम कहाँ छिपे हो बेनी माधो, सटलाइट को भरमाते हो बेनी माधो, ये बहुत बुरो भाई बहुत बुरो बेनी माधो, क्यों ब्रिटिश पक्ष में आने से शर्माते हो बेनी माधो, तुम्हें हराना हमें भाग्य में नहीं बदो, यही शोक है बेनी माधो। ये गीत पूरा जैसा बताया कि पूरा लंदन तक फेमस था, ये गीत गाया जा रहा था। तो ये वो लिखते हैं कि लोग गा रहे हैं। तो पंकज राज जी की लाइनें मैं 2-4 और कोट कर देता हूँ कि लड़ना भी बड़ी बात होती है, ये एक उठा हुआ कदम होता है, और हार भी इसे वापस जमीन में उस तरह धंसा नहीं पाती जैसे आज आभासों के महाजाल में चढ़ते हुए भी हम आप धंसे हैं। राणा बाणवधो की अपनी सीमाएं थी, सच है अंग्रेजी सेना के सिपाहियों और उस जमाने की अपनी सीमाएं थी, उस जमाने की भी अपनी सीमाएं थी। कर्म को भी धर्म से मुहावरे दिए जाते थे, पर यह भी सच है कि 1857 ने ईश्वर और भाग्य को भी संघर्ष से ही जोड़ा, निष्क्रियता से नहीं, वरना इस खुले देश में आज हम अपने रहनुमाओं को इतना भी नहीं कह पाते कि तुम तो जाए मिलो गोरन से हम का है भगवाना। ये फिर देखिए दुलारी कवि की लाइन उन्होंने अपनी कविता में ऐड की। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि उन्होंने पूरी कविता में जो केंद्र बिंदु रखा, वो राणा की ही पूरी बात रखी। तो ये फिर भी मुझे लगता है कि जो स्थान राणा चाहिए था नहीं मिला। अब मैं, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, हमारा ख्याल है, वरना मैं अभी आपको क्या क्या और हुआ बहुत कुछ सुनाता। अगर मुझे जैसा आपको अनुमति हो आगे तो मैं बात करूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने कोशिश जी 5 मिनट आप और सर बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है 5 मिनट में। अच्छा चलिए, अगर अच्छा लग रहा है तो मैं आगे। देखिए ऐसा है कि कुछ चीजें जैसे अभी सुभाष जी कह रहे थे, तो राजा मुरार मऊ हमारे यहाँ दिग्विजय सिंह थे 1857 की क्रांति के समय। तो वो जब ये अंग्रेजों का वो कानपुर से भागे थे और 10-12 लोग बच गए थे, वहां अटैक हो गया था, तो वो नदी के किनारे रास्ते भागे थे। मुरार मऊ के राजा दिग्विजय सिंह ने उनको शरण दी, मतलब अपने यहाँ बचाया था। तो इस पे वो अंग्रेज लोग इनको
पुरस्कृत करना चाहते थे। तो खैर उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया और ये कहा, ये उन्होंने स्वीकार किया कि बैस छत्री जो हैं, हम तीन पीढ़ी के हम लोग हैं। पहली हमारे शालिवाहन, दूसरी पीढ़ी हमारे सम्राट हर्ष हैं, तीसरी हमारी पीढ़ी त्रिलोकचंद जी की है, और फिर उन्होंने बताया कि लेकिन आधी पीढ़ी राणा बेनी माधव और राव रामबक्स की है, इसलिए हम 3.5 पीढ़ी के हम लोग हमारा इतिहास है, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक आप सबको खत्म न कर लीजिए, हमको पुरस्कृत मत करिए, वरना हमें जो है सब बहुत मारेंगे। ये बात उन्होंने कही। यही बात बीच बीच में हमारे तिलोई वाले जो राजा साहब थे, उन्होंने लिखा कि भाई जब तक आप कर लीजिएगा, हम लोगों से मत कहिए, नहीं तो मेरे इलाके में बड़ी आग लगा रहे। अब इनकी एक लोकप्रियता का ये था कि जब कोर्ट ऑफ वार्ड के बाद ये राजा मुरारमऊ की राजा भगवती सिंह थे, अभी ये स्वतंत्रता के पहले 1947 के थोड़ा सा पहले, तो एक वहाँ फंक्शन हुआ मुरारमऊ में। ये हम लोगों के तो नहीं, लेकिन मेरे फादर के बचपन की बातें, हम ऊपर वाली पीढ़ी की थे। तो वहाँ एक फंक्शन हुआ, तो बड़ा जनसभा हुआ, और उसमें जो है तमाम आसपास के तालुकदार और सब लोग शिरकत की। तो जलसे में मनकापुर उन्नाव के कुछ भाड़ भी आए थे, तो उनका एक प्रदर्शन था। ये मैं कह रहा हूँ तो पब्लिक में कितना राणा थे इस बात का है। तो वहां एक स्वांग चलता है, वो भाड़ लोग स्वांग करते हैं। तो वो बुढ़िया, एक उतावली बुढ़िया अपने पौत्र के साथ, लाठी के साथ चारों तरफ शौच के लिए स्थान ढूंढ रही है वहां। अब वो स्वांग कर रही है कि हमें शौच जाना है भाई, कहाँ है, कोई जगह नहीं दिख रही है। तो वो लड़का जो उनका अपना पौत्र है, वो कहता है कि यहाँ ना बैठो, यहाँ देखो बड़े बड़े राजा महाराजा ये सब बैठे हैं, देखो तो बड़े बड़े लोग हैं। तो सब इकट्ठा हुए थे, बड़े तालुकदार, बड़े लोग। तो बुढ़िया कहती है कि काम मरद मरद चिल्लात हो, मरद तो बैसवाड़ा में दुई भयो, राणा बेनी माधव और राव रामबक्स सिंह, वे परान दे दीन पर माफी नहीं मांगिन, और सर झुकाए राज नहीं लिहिन, यहाँ कौन मरद रह गया है, ये सब माटी की गुड़िया ही। तो ये जन जन में इस तरह के स्वांग खेले जाते थे। हमने तवायफों के मुंह से राणा के बारे में सुना, हमने जो है अभी जैसा सुभाष जी बताते फाग में सुना। तो राणा इस तरह से पूरे जन जन में व्याप्त थे, जन जन में आज भी हैं। जब महात्मा गांधी 1929 को लालगंज बैसवाड़ा आए थे, तो करीब 50,000 की भीड़ ने उनका स्वागत किया, और ये अवध में राणा भयो मर्दाना सुना के तब राणा गांधी जी ने कहा कि इसी तरह का गीत भाई हमारे आंदोलन के बारे में बनाओ और गाओ। उन्हें 1857 की थैली भी 1800, मतलब उसको याद करते 1857 रुपए की थैली भेंट की गई थी। तो ये राणा का है, इस तरह से राणा जन जन में है। मतलब ये मैं कह रहा था, तो मैं तो समझता हूँ जो मैंने रसल को सुनाया, कि मैंने जो होप ग्रांट की बातें सुनाई, राणा मतलब क्यों, तो बड़ा एक सवाल है इतिहास में कि जिस आदमी के बारे में इतना जन जन में हो, इतिहास कह रहा हो, उनको क्यों नहीं इतना इतिहास में स्थान मिल पा रहा है, ये एक आश्चर्य है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत ही एलिबरेटेड मैनर में और सारे सोर्सेज को कोट करते हुए जो राणा बेनी माधव का 1857 के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसमें योगदान था, और कैसे उन्होंने 18 महीने तक रायबरेली क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त रखा, उस सब पे चर्चा की। और सिर्फ मिलिट्री साइंस के माध्यम से ही नहीं, साहित्य में भी जो उनका स्थान है, लोक साहित्य में, और जो दूसरे सोर्सेज भी कोट किए, उससे ये बात भी हमें समझ में आती है कि तो लोक साहित्य के साथ इतिहास में भी पूरा जिक्र आता है। लेकिन शायद काफी है। मैंने खाली और रिसर्च करना है, सब किताबों को टटोला जाए, देखा जाए। मैंने तो हमारे सिलेबस का शायद कहीं वो हिस्सा नहीं बन पाए, जो पहली से 5वीं तक की बेसिक शिक्षा होती है या उसके बाद जो माध्यमिक शिक्षा होती है, और इस तरह का कोई एक चैप्टर शायद बड़ा काम कर जाता। इसके लिए आगे प्रयास होने चाहिए, मैं आग्रह करूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से मेरी आवाज आ रही है ना? जी बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, बड़ा लिटरेचर है, बहुत लिटरेचर है। लखनऊ में जो कुछ भी हुआ है, पहला तो सबसे बड़ा काम तो वहाँ जो क्रांतिकारियों ने किया था, सबको खदेड़ के रेजिडेंसी में ही बंद कर दिया था। अब उसकी रेजिडेंसी के अंदर की भी तमाम कहानियां अंग्रेजों ने लिखी, जो वहाँ लोग थे उन लोगों की तरफ से भी तमाम किताबें हैं। वहाँ अंदर रेजिडेंसी की डायरीज हैं, किस तरह से मारे गए, किस तरह से अंदर लोग मर रहे थे। करीब 2700 लोग अंदर थे,
और जब बाद में मार्च 58 में निकाले हैं कैंपवेल में तो 700-800 केवल निकले हैं। कहने का मतलब है करीब 1500-2000 आदमी अंदर मरा है। तो इसके बड़ा विवरण है, तमाम है, और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस तरह की सोर्सेस की क्या कमी है। केवल हमारा ख्याल है शोध करने की कमी है। बहुत किताबें हैं। मैंने तो तमाम डायरियां लखनऊ पे भी हमने तमाम पढ़ी हैं, रेजिडेंसी के अंदर की कहानियां भी पढ़ी हैं, और बड़े नॉवेल्स पढ़े हैं, बड़ी चीजें पढ़ी हैं। कोई चीज विशेष अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड कोई बात हो तो मैं उसमें हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू सुभाष जी, आप मुहिम को आप आगे बढ़ाइए, हम सब लोग आपके साथ है। आपका भी जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर सुधीर प्रताप सिंह जो कि जेएनयू के हिंदी भाषा केंद्र में प्रोफेसर हैं और जेएनयू में डीन है, उन्होंने हमें आज समय दिया और अध्यक्ष होना स्वीकार किया, इसके लिए उनका भी बहुत धन्यवाद। और जैसा सर ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया, शैलेंद्र सर ने, कि 3 प्रतियां वो भेज देंगे, तो जेएनयू के हिंदी भाषा अध्ययन केंद्र में वो अगर पहुंच गई, फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज में वो पहुंच गई, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो पहुंच गई, यहाँ से एक छोटी सी शुरुआत हम कर सकते हैं। उसके लिए सर बस आपको मुझे बहुत आप बहुत एड्रेस भेज दीजिएगा, मेरा जी सर, अनुरोध वो इतना है, सुभाष जी तीनों आपको जगह का। भेजेंगे और हम लोग हाँ, आपको भेज देंगे। आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एकेडमिक्स फॉर नेशन के माध्यम से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव का जो ये पूरा वर्ष है, इस पे इस तरह के कार्यक्रम की श्रृंखला करते रहेंगे और इतिहास के जो अनछुए पहलू हैं, जो हमें गौरव का क्षण प्रदान करने वाले पहलू हैं, उस पर लगातार चर्चा को जारी रखेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।